गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 17 दिसंबर 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है। आप सभी लोग जो वीडियो देख रहे हैं, कोशिश करें इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में देने का। वीडियो के आखिर में मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा। और ये क्वेश्चन मैं आज पुटअप क्यों कर रहा हूँ, इसका इम्पोर्टेंस आज क्यों है, इसका रिलेवेंट आज क्यों है, इस पर भी मैं डिस्कस कर दूंगा। शारदा एक्ट 1929 में आया था। आपको ये बताना है कि इसमें लड़कियों की उम्र की सीमा क्या निर्धारित की गई थी। आपके ऑप्शन ए है 12 वर्ष, ऑप्शन बी है 14 वर्ष, ऑप्शन सी है 16 वर्ष या ऑप्शन डी है 18 वर्ष। तो शारदा एक्ट 1929 के तहत लड़कियों की उम्र की मिनिमम सीमा क्या तय की गई थी? 12 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष या 18 वर्ष। आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में इसका जवाब हमें अटेम्प्ट करें, ज़रूर दें। वीडियो के आखिर में इस पर डिस्कस कर दूंगा। अब देखो, ये डिस्कस भी मैं क्यों कर रहा था, शारदा एक्ट के बारे में मैंने क्वेश्चन क्यों दिया था, उसका रीज़न भी यह है। रीज़न ये है कि केंद्र सरकार ने तय किया है कि अब लड़कियों की जो शादी की उम्र है, मिनिमम उम्र लड़कियों की शादी की वो है 18 वर्ष होती है। अब इसे बढ़ा करके 21 वर्ष कर दिया जाएगा, ये केंद्र सरकार ने तय किया। यद्यपि इसको लेकर के कानून अभी नहीं बना है, इसको लेकर के अब कानून बनेगा। तो महिलाओं की उम्र जो 18 वर्ष थी उसको बढ़ा करके 21 वर्ष करने का प्रोविज़न किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। देखो, आज काफ़ी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि बहुत दिन के बाद पेपर में मुझे इतना न्यूज़ मिल रहा है जो इम्पोर्टेंट है। तो बहुत सारा न्यूज़ आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला आज का, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। निश्चित तौर पे जो लोग कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर कर दें, काफ़ी उन लोगों को भी फ़ायदा होगा। अब देखो, ये जो चर्चा है, ये चर्चा मैं सुन रहा हूँ 2018 से। ये न्यूज़ आज का नहीं है, काफ़ी पुराना न्यूज़ है। 2018 से इसकी चर्चा मैं सुन रहा हूँ। आज क्यों फिर से चर्चा हो रहा है इसका? आज इसलिए फिर से चर्चा हो रहा है कि संयुक्त संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दिया। देखो, सबसे पहले आपको बैकग्राउंड समझना होगा। बैकग्राउंड में मैं आपको लेकर चलता हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा कि इस पर डिटेल क्या है इसका। सबसे पहले आपको चलना होगा 2017 में। 2017 में पुद्दु स्वामी बनाम भारत संघवाद या पुद्दु स्वामीवाद काफ़ी फेमस वाद है। पुद्दु स्वामीवाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना। राइट। 2017 में पुद्दु स्वामीवाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना। अब निजता का अधिकार अगर आपका मौलिक अधिकार है तो ऐसी कंडीशन में मान लेते हैं कि आप जाते हो कहीं, आप परचेज करते हो, कोई सामान आप परचेज करते हो या गूगल पे से किसी को पेमेंट करते हो, या आपके पास जो कार्ड है, मास्टर कार्ड है, उससे कोई सामान स्वैप करके परचेज करते हो। तो ऐसे कंडीशन में आपका जो डाटा है, आपके कार्ड के साथ जो भी डाटा होता है, इनफैक्ट आपका नाम हो गया, आपके पिताजी का नाम हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका जो भी एड्रेस वगैरह हो गया, वो डाटा चला जाएगा, अमेरिका चला जाएगा। इसी तरह से आप फेसबुक यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, टेलीग्राम यूज करते हैं, यूट्यूब यूज करते हैं, कुछ भी यूज करते हैं, तो आपका जो भी वहाँ पे फॉर्म फिलअप करते वक्त आप डालते हो, तो वो सारा का सारा डाटा कहाँ चला जाता है? यूएसए चला जाता है, क्योंकि मैक्सिमम सारी कंपनी यूएसए की है। तो ऐसे कंडीशन में जो आपकी निजी डाटा है तो उसका रक्षा नहीं हो रहा। एक तरफ तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कह दिया है कि निजता का अधिकार जो है आपका मौलिक अधिकार होगा, और दूसरी तरफ आपका निजी डाटा जो है चला जा रहा है अमेरिका। तो ये दोनों एक दूसरे का उल्लंघन है। निजता का अधिकार अगर मौलिक अधिकार है तो हमारी जो निजी डाटा है उसका भी संरक्षण होना चाहिए। तो इसी को लेकर के एक समिति बनाया गया था, और ये समिति बना था बी.एन. श्री कृष्णा समिति। न्यायमूर्ति थे वो, रिटायर्ड जस्टिस थे। तो बी.एन. श्री कृष्णा समिति थे जो न्यायमूर्ति थे, पहले रिटायर्ड जस्टिस थे। इन्हीं की अध्यक्षता में एक समिति बनाया गया था, और इन्हीं समिति के सिफारिश पे 2018 में व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक 2018 प्रस्तुत किया गया था। बाद में इसमें कुछ संशोधन करके 2019 में डाटा संरक्षण विधेयक 2019 प्रस्तुत किया गया, संसद में प्रस्तुत किया गया। और 2019 में जो ये प्रस्तुत किया गया उसके बाद ये जेपीसी में भेज दिया गया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज दिया गया। और जेपीसी में जाने के बाद इस पर काफ़ी गहन चर्चा हुई कि आखिर इसको देश में किस तरह से लागू किया जाए। और उसके बाद अभी आप देखोगे, उसके बाद अभी जो है जेपीसी अपनी रिपोर्ट दे दी है
तो अब मुझे लग रहा है कि डेटा संरक्षण को लेकर के सरकार एक कानून पारित कर सकती है, यह हो जाएगा, बहुत जल्द कानून पारित होगा। अब आपको समझना होगा कि डेटा को लेकर के इतनी चर्चा क्यों हो रही है। देखो 2-3 इशू है। पहला इशू है डेटा लोकलाइजेशन। डेटा लोकलाइजेशन इशू मतलब ये है कि आपका जो डाटा है वो लोकल लेवल पे ही स्टोर होना चाहिए। अगर आप जाते हो, मान लेते हैं आप कोई क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं या मास्टर कार्ड यूज करते हैं, तो उससे जो आप परचेज करते हैं तो आपका डाटा अमेरिका चला जाता है, तो अमेरिका में जा कर के नहीं, इंडिया में ही रहना चाहिए डाटा। इसी को डाटा लोकलाइजेशन कहते हैं। आप फेसबुक यूज करते हैं, आपका जो भी डाटा है विदेश में स्टोर होता है, इंडिया में स्टोर होना चाहिए। व्हाट्सएप यूज करते हैं, आपका विदेश में डाटा स्टोर होता है, इंडिया में स्टोर होना चाहिए। तो आपकी जो डाटा है वो आपके लोकल स्टोर होना चाहिए, भारत की परिधि के अंतर्गत स्टोर होना चाहिए। इसी को डाटा लोकलाइजेशन कहा जाता है। देखो इसकी मांग आरबीआई भी काफ़ी समय पहले से कर रही है कि डाटा लोकलाइजेशन होना चाहिए। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट जो है एक्ट है, और ये एक्ट है यूरोपीय यूनियन का, जीडीपीआर जिसको बोलते हैं। यूपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखोगे डायरेक्टली पूछ दिया था जीडीपीआर को किस देश ने लागू किया है। तो जीडीपीआर क्या होता है? जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। ये यूरोपीय यूनियन का कानून है और डाटा प्रोटेक्शन को लेकर के यूरोपीय यूनियन ने ये कानून लागू किया था। यूपीएससी ने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया था कि जीडीपीआर को किस देश ने लागू किया है या किस संघ ने लागू किया है, तो यूरोपीय यूनियन ने लागू किया था। जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन क्या होता है कि काफ़ी सख्त वो लोग कानून बनाए हुए हैं। अगर उनकी डाटा का कोई उल्लंघन करता है, यूरोपीय संघ की डाटा का कोई कंपनी उल्लंघन करता है, तो उस पर भारी जुर्माना वो लोग लगाते हैं। तो उसी तरह का कुछ प्रोविज़न भारत में भी न्यायमूर्ति बी श्री कृष्णा समिति की सिफारिश पे जो डाटा प्रोटेक्शन बिल आया है उसमें भी इसी तरह की कुछ सिफारिश किया गया। अब देखो ये ज़रूरी क्यों है, हमें डाटा संरक्षण बिल हमें क्यों चाहिए? उसका रीज़न है कि उच्च लागत है, इससे सेवा महंगा हो रहा है। हमारी डाटा जो है विदेश में स्टोर हो रहा है, सर्वर का कॉस्ट बढ़ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में जो सेवा है वो महंगा हो रहा। तो इसे सस्ता करने के लिए आवश्यकता है कि डाटा लोकल यहाँ पे स्टोर होना चाहिए। आईटी के लिए भी अनुकूलित नहीं है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए भी अनुकूलित नहीं है, और साथ ही साथ हमारे यहाँ इंटरनेट उपभोगकर्ता की संख्या काफ़ी बढ़ रही है, और साथ ही साथ हमें निजता के अधिकार की भी रक्षा करनी है। तो इन सारे पर्सपेक्टिव को अगर आप मिलाओगे तो हमें आपको लगेगा कि नहीं, भारत में डाटा प्रोटेक्शन लॉ की आवश्यकता है। तो चलो इसका जो करेक्ट्स मैंने है वो डिस्कस कर दिया। बाकी यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया हुआ है, जैसे 15 करोड़ रुपया जो है हर्जाना के रूप में लगाएगा अगर डाटा कहीं भेजती है कोई कंपनी, 15 करोड़ रुपया उसको फाइन करेगी। तो ये सब कुछ बातें हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे भी कुछ पॉइंट दिया हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लेना। उम्मीद करता हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि क्यों डाटा प्रोटेक्शन बिल सरकार ला रही है, सरकार का क्या उद्देश्य है, और ये भारत की आवश्यकता, भारत के लिए आवश्यक क्यों है। हमें 2024 तक $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाना है, उसके लिए भी ये आवश्यक है, राइट। देखो यहाँ पे कल भी हमने डिस्कस किया था, आज थोड़ा सा मैं डिटेल से इस पर डिस्कस कर दूंगा। प्राकृतिक खेती को राज्य बनाए जन आंदोलन। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि कल एक समिट हुआ था, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को लेकर के एक समिट हुआ था, गुजरात के आनंद में समिट हुआ था, और इस समिट में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी भी पार्टिसिपेट किए थे। इस समिट में चर्चा हुआ है कि किस तरह से जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग या प्राकृतिक खेती को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, इसी को लेकर के इसमें चर्चा हुआ था। अब देखो इसका जो विधि है, सबसे पहले तो कुछ बेसिक पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बेसिकली 4 घटक हैं। पहला घटक है बीजामृत, दूसरा घटक है जीवामृत, तीसरा है मल्चिंग, और चौथा है वापसा। बीजामृत में क्या होता है कि बीज को मान लेते हैं, जैसे क्या होता है कि खेत वगैरह में बीज आप उगाते हैं तो उससे पहले जो है बीज को नवीनीकृत किया जाता है एक तरह से, राइट। बीज को एक जगह पर्टिकुलरली जगह जो है, बीजामृत मतलब होता है कि बीज को किस तरह से उगाना है। यह प्रथम चरण होता है जहाँ गाय के गोबर, गौमूत्र, चूना व कृषि भूमि की मृदा में बीज शोधन किया जाता है, राइट। तो बीज का जो है बीजामृत क्या है कि पहला स्टेप है कि किस तरह से हमें बीज को लगाना है या बीज को एक तरह से नवीनीकृत किया जाएगा। दूसरा है जीवामृत।
गाय के गोबर, गोमूत्र या अन्य जैविक पदार्थों का एक घोल तैयार करके किण्वन किया जाता है। किण्वन के पश्चात इस पदार्थ को उर्वरक व कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यानी हमें उर्वरक के रूप में इस्तेमाल करना है, हमें फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल करना है, या हमें कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल करना है, उसके लिए जीवामृत तैयार किया जाता है। तो पहला बीजामृत हो गया जो बीज को नवीनीकृत करेगा, दूसरा होगा जीवामृत हो गया, तीसरा हो गया मल्चिंग। इसमें जुताई के स्थान पे फसल के अवशेष को भूमि पे आच्छादित कर दिया जाता है। आच्छादित मतलब फैला दिया जाता है। तो जुताई नहीं किया जाता, फसल के जो अवशेष होता है उसी को भूमि पे फैला दिया जाता है और वो अवशेष सड़ गल करके जो है भूमि की उर्वरता बढ़ा देती है। चौथा वापसा, इसमें सिंचाई के स्थान पे कृषि में नमी एवं वायु की उपस्थिति को महत्व दिया जाता है। तो ये बेसिकली 4 स्टेप किया जाता है प्राकृतिक खेती में। अब इसकी शुरुआत हुई थी बेसिकली महाराष्ट्र के एक किसान थे सुभाष पालेकर। इन्होंने केमिकल फ्री फार्मिंग के रूप में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की शुरुआत की। जीरो बजट क्यों इसको कहा जाता है, इसका मतलब यह है कि जीरो बजट मतलब इसमें आपको एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए जो आपको फर्टिलाइज़र होगा, इसके लिए जो आपको कीटनाशक होगा, वो सारा का सारा आप खुद बनाते हैं। इसके लिए जो बीज होगा वो भी आप खुद बनाते हैं। तो सारा का सारा व्यवस्था आप खुद करते हैं, इसलिए इसे जीरो बजट कहा गया। और चूंकि ये प्राकृतिक विधि है इसलिए इसे नेचुरल फार्मिंग भी कहा गया। इस विधि में कृषि लागत जैसे कीटनाशक, उर्वरक, गहन सिंचाई के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसमें कृषि लागत में आश्चर्यजनक रूप में गिरावट आती है, इसलिए जिसे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का नाम दिया गया है। इस विधि के अंतर्गत फसल का उत्पादन करके उसकी लागत को यानी फसल के कॉस्ट को जीरो कर देना। अब देखो थोड़ा सा और मुझे डिस्कस करना कुछ पॉइंट कि सरकार के क्या प्रयास रहे हैं। सबसे पहले तो सरकार का ये प्रयास रहा है कि 16 दिसंबर को 2021 को गुजरात के आनंद में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पे एक समिट का आयोजन किया गया। अच्छा, इस समिट में चर्चा ये भी हुई है कि प्रत्येक गांव के, यहाँ पे देखो आप पढ़ोगे, प्रत्येक गांव के प्रत्येक पंचायत के कम से कम एक गांव को प्राकृतिक खेती से जोड़ने की आवश्यकता है। अभी सरकार इसके लिए स्टेप ले रही है, राइट। हो सकता है किसान संगठनों से बात करें, लेकिन प्रत्येक पंचायत के एक गांव को कम से कम प्राकृतिक खेती से जरूर जोड़ा जाए, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को अपने राज्य में बढ़ावा देने के लिए योजना प्रारंभ कर दिया है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने हिमाचल प्रदेश के आचार्य रहते हुए इस पर काम किया था। इसलिए जब गुजरात के वर्तमान के जो राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, वो पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे और वैसे कंडीशन में उन्होंने हिमाचल प्रदेश में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की शुरुआत किया था। तो इसलिए ये राज्य भी, हिमाचल प्रदेश भी जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़ रहा है। अच्छा, आंध्र प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य था जिसने इसकी शुरुआत किया था 2015 में, और 2024 तक आंध्र प्रदेश पूरी तरह से अपने आप को जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देगी अपने राज्य में। ये आंध्र प्रदेश का टारगेट है। कभी कभी स्टेट पीसीएस या वनडे एग्जाम में डायरेक्टली आपको टारगेट पूछा जाता है। अच्छा, कल के समिट में क्या हुआ? कल के समिट में यही हुआ कि प्रत्येक पंचायत का एक गांव को जोड़ने की व्यवस्था किया गया है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से। तो उम्मीद करता हूँ आपको जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बाकी इसको आप लोग पढ़ लेना और साथ ही साथ आप लोग पीआईबी भी जरूर देखा करें। प्रत्येक दिन पीआईबी की वेबसाइट पे विजिट करें, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वहाँ से ज़रूर गेन करने का कोशिश करें। देखो ये न्यूज़ जो है, दिल्ली में 10 साल पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी से रद्द। देखो दिल्ली एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए इस तरह का कदम उठाती है कि 10 साल से अधिक पुराने वाहन हैं तो उसमें अधिक पॉल्यूशन क्रिएट हो सकता है, इसलिए वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा 10 साल से अधिक पुराने का। यहाँ मुझे आपके साथ डिस्कस करना है एक रणनीति जो भारत सरकार लाई थी। इसे बोला गया था वाहन स्क्रैप नीति 20। ये नीति आया था 2021 में, कुछ दिन पहले आया था। वाहन स्क्रैप नीति भारत सरकार ने लॉन्च किया था। अब इसमें इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य सिंपल था कि ऐसे कॉमर्शियल वाहन जो 20 वर्ष पूरे कर चुके हैं, कॉमर्शियल वाहन जो 20 वर्ष पूरे कर चुके हैं, और ऐसे नॉर्मल वाहन जो हम लोग मान लो यूज करते हैं, व्यक्तिगत वाहन जो हम लोग यूज करते हैं, वैसा वाहन 15 वर्ष पूरे कर चुके हैं, इसे स्क्रैप किया जाएगा, राइट। 20 वर्ष अगर आपका वाहन पूरा कर चुका है जो कॉमर्शियल वाहन है, जैसे ट्रक वगैरह हो गया, हाईवा हो गया, और 15 वर्ष आपका वाहन पूरा कर चुका है जैसे आपकी गाड़ी हो गया, मारुति 800 वगैरह हो गया,
तो ऐसे कंडीशन में इसका आप स्क्रैप किया जाएगा, और इसका स्क्रैप करेगी तो सरकार इसके लिए लगभग आई थिंक 34,000 करोड़ रुपये सरकार इसके लिए खर्च कर रही थी। लगभग 30 से 40,000 करोड़ रुपये मान लो सरकार इस पर खर्च करी। आई थिंक 34,000 है, मुझे एग्जैक्ट तो दिया नहीं है यहाँ पे। आई थिंक 34,000 के आसपास सरकार इस पर खर्च कर रही है। अब देखो, CDS बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर हादसे की जांच की रिपोर्ट 2 हफ्ते में। देखो, जब विमान होता है, जैसे मान लो ये विमान है, तो विमान का जो पीछे वाला पार्ट होता है यहाँ पे लगा होता है आपको ब्लैक बॉक्स, और ब्लैक बॉक्स में सारा इन्फॉर्मेशन होता है। जैसे कॉकपिट में क्या किससे बात किया गया था, या कॉकपिट में जो मान लेते हैं कि 2 पायलट आपस में बातचीत करते हैं, वो डाटा स्टोर होता है। कितना ऊंचाई पे उड़ रहा है, किस तरह से उड़ रहा है, राइट, या क्या उसका लॉन्गिट्यूड है, क्या कंडीशन है, वेदर क्या कंडीशन है, वो सारा का सारा डाटा स्टोर होता है यहाँ पे ब्लैक बॉक्स में, पीछे रहता है, विमान के पीछे रहता है। ये मिल चुका है, और ये कहीं ना कहीं हमारी जो जांच होगी कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना किस तरह से हुआ है, उसका क्या रीजन है, तो उस जांच को कहीं ना कहीं ये प्रभावी बनाएगा, या जांच में काफ़ी हेल्प होगा। ब्लैक बॉक्स के मिलने से जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई थी जनरल बिपिन रावत की, उसमें जो ब्लैक बॉक्स मिला उससे काफ़ी बेनिफिट होगा। देखो, ये न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है। आज फर्स्ट पेज का लगभग सभी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज़ मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हालांकि प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हो। अच्छा, ये भी बहुत पुराना न्यूज़ है, ऐसा नहीं आज का न्यूज़ है, 2018 का ये न्यूज़ है। 2018 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वो थे आपको आई थिंक दीपक गुप्ता थे, एग्जैक्ट नाम मैं भूल रहा हूँ, आई थिंक दीपक गुप्ता थे, आप लोग देख लेना। देखो, इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि 2018 में जो तत्कालिक CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में बोल देता हूँ, क्योंकि उस समय के चीफ जस्टिस का नाम एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन जो CJI थे उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज को बर्खास्ती की मांग किया था। अब सोचो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये कह रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो एक जज है, वो जज जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसलिए राष्ट्रपति को अनुशंसित कर रहा है कि इसे आप इसके पद से हटा दीजिए। अब राष्ट्रपति क्या हाई कोर्ट के किसी जज को हटा सकता है पद से? बिल्कुल नहीं हटा सकता। राष्ट्रपति के पास ये पावर नहीं है कि वो किसी भी हाई कोर्ट के जज को या सर्वोच्च न्यायालय के जज को हटा सकें, क्योंकि भारत में इसको लेकर के काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोविज़न किया गया है। हाई कोर्ट के जस्टिस हो, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो, सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस हो या सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस हो, इन सभी को हटाने का वही प्रोसेस है जो प्रोसेस राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए, राइट, राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो महाभियोग का प्रोसेस है, उसी तरह का प्रोसेस कहीं ना कहीं इन लोगों को पद से हटाने के लिए है। एक बिल आएगा, बिल पहले राज्यसभा में जाएगा या लोकसभा में जाएगा, दोनों में से किसी एक सदन में जाएगा। मान लेते हैं राज्यसभा में पहले गया, राज्यसभा में पारित हुआ, उसके बाद लोकसभा में गया, और राज्यसभा में बहुमत से पारित होता, 2/3 बहुमत से पारित होगा। तो एक बिल आएगा, पहले राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पारित होगा, उसके बाद लोकसभा जाएगा, वहाँ पे 2/3 बहुमत से पारित होगा, और उसके बाद फाइनली राष्ट्रपति का साइन होगा, फिर जाकर के वो पद से हटेंगे। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। इसलिए जब मैं डिस्कस करता हूँ कभी आपके साथ कि जुडिशियल रिफॉर्म्स देश में होनी चाहिए, जुडिशियल रिफॉर्म्स की जो मांग की जाती है देश में, उस मांग में एक मांग यह भी है कि जजेस को हटाने के प्रोसेस जो है उसको आसान थोड़ा सा किया जाए। सभी जज की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कम से कम जो जज पे मान लो इस तरह का हीनियस क्राइम साबित हो जाता है या कहीं के इस तरह का हीनियस भ्रष्टाचार साबित हो जाता है, उस जज को हटाने के प्रोसेस तो हमारे पास सिंपल प्रोसेस होना चाहिए। तो यहीं इसमें चर्चा, यहीं पे इसी न्यूज़ के संबंधित इसमें चर्चा किया गया। बड़े शहर पे बन रही झुग्गी बस्ती 70 साल से जारी है दुखद कहानी। देखो, ये भी काफ़ी कई सारे स्टेट में देख रहा हूँ, मसलन बिहार में देख रहा हूँ। बिहार में बजट में इस बार घोषणा किया गया है कि झुग्गी झोपड़ी जो रहने वाले लोग हैं उसके लिए पक्का मकान जो है दिया जाएगा। तो इस तरह का प्रोविज़न मुझे लगता है कि अन्य स्टेट के द्वारा भी किया जाना चाहिए। देखो, आज मुझे फर्स्ट पेज पे ही लगभग 20 मिनट लग गया। कोई इशू नहीं, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको डिस्कस करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। बाकी इसको पढ़ लेना एक बार, इसमें कुछ खास नहीं है। ये बोल रहा है सर्वोच्च न्यायालय कि जो है निजी संपत्ति हो या सरकारी संपत्ति हो, इसका अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, राइट।
देखो ये भी इम्पोर्टेंट है, वायु प्रदूषण को लेकर के कई बार हम लोग डिस्कस करते हैं, और वायु प्रदूषण को लेकर के जो एक समिति बनी है जिसे बोला गया वायु गुणवत्ता और प्रबंधन आयोग, इस आयोग के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि ये आयोग डिसाइड करे कि वायु प्रदूषण का जो अस्थायी समाधान है उसका तलाश करे और अस्थायी समाधान निकाले। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी वायु प्रदूषण इंपॉर्टेंट है। वायु प्रदूषण का क्या रीजन है, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने अभी तक क्या क्या उपाय अपनाए हैं, और वायु प्रदूषण को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में रहेंगे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी कि वायु प्रदूषण को दूर करना है, और खास करके दिल्ली वायु प्रदूषण, तो वैसी कंडीशन में अभी आप क्या करेंगे। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, कल भी हमने आपके साथ डिस्कस किया था, इसको भी आप लोग पढ़ लेना जरूर। हालांकि इस तरह का टारगेट पूछ देता है। पहली बात तो ये है कि जो हमारी देश में परमाणु ऊर्जा उसकी क्षमता को बढ़ा करके कर दिया गया 6780 मेगावाट, 6780 मेगावाट कर दिया, जो हमारे कुल ऊर्जा खपत का लगभग 3% है। जो 3% है वो हम प्राप्त करते हैं इससे परमाणु ऊर्जा से, राइट। अब इसको बढ़ा करके सरकार का टारगेट है 2031 तक इसको बढ़ा करके 22,480 मेगावाट करना है। दूसरे शब्दों में बोलूँ तो 22 गीगावाट करना, 22 गीगावाट का टारगेट रखा है 2031 का। काफ़ी अच्छा टारगेट है। अब देखो मेंस पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है। मेंस पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है कि आखिर न्यूक्लियर एनर्जी की आवश्यकता क्यों है, न्यूक्लियर एनर्जी की आवश्यकता क्यों है, न्यूक्लियर एनर्जी का क्या प्रोज है, न्यूक्लियर एनर्जी का क्या कॉन्स है। और बीपीएससी में खास करके मैं देखता हूँ प्रत्येक वर्ष इससे क्वेश्चन रहते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर के बीपीएससी काफ़ी कॉन्शियस होती है और प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन पूछती है लगभग। रूस और का भारत और चीन के बीच मध्यस्थता का दावा। देखो जब से रूस के प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति इंडिया आया है वो अभी रिटर्न हुए हैं और दावा कर रहे हैं कि वो चीन के राष्ट्रपति और भारत के प्राइम मिनिस्टर को मुलाकात करवाएंगे। अगर हो तो अच्छा ही है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी तरह का अन्य टेंशन चीन के साथ क्रिएट किया जाए, राइट। क्योंकि दोनों ही देश जो है न्यूक्लियर वेपन देश हैं। अगर युद्ध होता है तो ऐसी कंडीशन में वो एक्सट्रीम लेवल तक जा सकता है। हालांकि भारत और चीन, मैं दोनों बोलूँगा कि भारत और चीन दोनों ही समझदारी का प्रयास करते हुए उसको बहुत एक्सट्रीम लेवल तक नहीं जा रहे हैं, जिस तरह से युद्ध होना चाहिए उस लेवल तक नहीं ले जा रहे हैं। अच्छा चीन ऐसा क्यों कर रहा है। देखो जब गलवान घाटी का इंसिडेंट हो रहा था तभी मैं बोल रहा था कि चीन एग्रेशन की नीति अपनाता है। नॉर्मली क्या होता है कि जब आप पे कोई इल्ज़ाम लगता है, कोई आरोप लगता है, तो वैसे कंडीशन में आप विनम्र हो जाते हैं। मसलन चीन पे आरोप लगा था कि चीन जो है कोरोना वायरस चीन से फैला, तो वैसे कंडीशन में चीन विनम्र होना चाहिए था, लेकिन चीन एग्रेसिव हो गया। तो उसका रीज़न घरेलू रीज़न है कि चीन में एक व्यक्ति को जो है राष्ट्रपति बनना और जीवन भर के लिए राष्ट्रपति बन गया। तो वैसे कंडीशन में अपने लोगों को वो सेटिस्फाई करना चाहिए कि अपने लोगों को वो बताए कि भाई हाँ ठीक है, मतलब अपने लोगों को भाई ध्यान डाइवर्ट करे, राइट, इन अटेंशन उनका डाइवर्ट करे। जैसे कि मान लो कि अगर वो एक युद्ध हो जाता है तो चीन के लोगों का ध्यान क्या होगा, चीन के लोगों का ध्यान होगा कि अरे युद्ध हो गया, हमको युद्ध में पार्टिसिपेट करना, राइट। तो वैसे कंडीशन में उनका जो कोरोना पे से ध्यान है वो डाइवर्ट हो जाएगा। और विश्व में जहाँ भी आज चीन के लोग जा रहे हैं कहीं ना कहीं कोरोना को लग करके चीन के लोगों की काफ़ी आलोचना हो रही है। तो ऐसे कंडीशन में चीन की इंटरनल इशू को सॉल्व करने के लिए चीन एग्रेशन की नीति अपना रहा था, और भारत के साथ भी ये नीति अपना रहा है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कई बार हम लोग डिस्कस किए हैं। अब देखो यहाँ पे रूस के जो कहना है कि S-500 मिसाइल, आपको पता है कि S-400 मिसाइल हमने परचेज किया है रूस से, और अमेरिका के दबाव के बावजूद भी हमने परचेज किया। अमेरिका ने मना किया था हमें, अमेरिका ने सैंक्शन का भी दबाव डाला था। अमेरिका का एक कानून है काटसा कानून लगाने की चर्चा भी किया था, बावजूद इसके हमने परचेज किया। S-500 मिसाइल के भी पहला खरीदार भारत हो सकता है, ये चर्चा किया जा रहा है रूस में, और साथ ही साथ चीन के साथ मध्यस्थता की कोशिश की जा रही है। देखो भारत का एक मास्टर स्ट्राइक आप इसको कर सकते हैं। 26 जनवरी 2022 को आप देखोगे कि हमारे देश में रूस जो 5 मध्य एशियाई देश हैं, 5 मध्य एशियाई देश के राष्ट्राध्यक्ष आएंगे। भारत ने ऑफिशियली तौर पे आमंत्रित किया है पूरे 5 मध्य एशियाई देश को। अब मध्य एशिया की इंपॉर्टेंस वर्तमान में क्यों बढ़ गई,
देखो मध्य एशिया पे आपके पास एक कॉन्क्रीट नोट होना चाहिए। मध्य एशिया पे आपके पास एक कॉन्क्रीट नोट होना चाहिए। आज मैं डिस्कस इस पर नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे आज बांग्लादेश को लेकर के मैं डिस्कस कर दूंगा कंप्लीट रूप से। लेकिन मध्य एशिया की इंपॉर्टेंस वर्तमान में क्यों बढ़ गई है? एक तो मध्य एशिया का जब से रूस का विघटन हुआ है, वैसे कंडीशन में भारत मध्य एशिया के साथ अपना रिलेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। दूसरा, आप देखोगे कि मध्य एशिया जो है प्राकृतिक गैस का अच्छा खासा भंडार है। आप देखोगे एक परियोजना आई थी, तापी परियोजना। तापी परियोजना क्या है? तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, ये चारों देशों के बीच में तापी परियोजना आई थी। तो तापी परियोजना जो है भारत की गैस समस्या का समाधान करने के लिए परियोजना आया था। हालांकि इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका, लेकिन आप इससे समझ सकते हो कि ये गैस कहाँ से आती है? तुर्कमेनिस्तान से आती है। तो मध्य एशिया के जो देश हैं वो भारत के साथ अपना रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, या भारत मध्य एशिया के साथ जुड़ना चाह रहा है। उसका रीज़न है कि गैस वहाँ पे अच्छा है, प्राकृतिक गैस का भंडार है वहाँ पे। तो हमारी ऊर्जा जरूरत को पूरा करने के लिए मध्य एशिया की आवश्यकता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमें अगर यूरोप जाना है, आई थिंक यूरेशिया से के साथ व्यापार करना, रूस के साथ व्यापार करना, तो ऐसे कंडीशन में हमें मध्य एशिया की आवश्यकता होगा। जैसे थोड़ा मैं चर्चा कर ही देता हूँ आपके साथ। जैसे एक कॉरिडोर की बात की जा रही थी, और ये कॉरिडोर की स्थापना किया जा रहा था जिसका नाम था INSTC। हालांकि ये बहुत पहले की बात है, आई थिंक 2010 से भी पहले की बात है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये कहाँ से कहाँ कनेक्ट करेगा? ये कनेक्ट करेगा मुंबई, JNPT जो मुंबई में है उसको लेकर के वहाँ से कनेक्ट करेगा, JNPT बंदरगाह मुंबई से लेकर के और रूस तक जाएगा। तो इसके लिए भी हमें जो है कहीं के मध्य एशिया देशों की ज़रूरत है। इसके अलावा देखोगे मध्य एशिया से कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए हम जो है आशकाबाद समझौता 2018 में भारत ने साइन किया था। इसके अलावा कॉरिडोर का भी प्रोविज़न कर रहे हैं कि एयर कॉरिडोर हम शुरू करें। चाबहार परियोजना जो शुरू किए हैं उसका भी रीजन कहीं हमें मध्य एशिया के साथ कनेक्टिविटी चाहिए। तो ये सारा का सारा काम भारत मध्य एशिया के साथ रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कर रहा है। और अभी के समय में इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि तालिबान का अफगानिस्तान पे कब्जा, और तालिबान को अगर हमें कंट्रोल में रखना है तो ऐसे कंडीशन में हमें मध्य एशिया के देशों की ज़रूरत है। क्योंकि हमें पता है कि तालिबान के माध्यम से भारत में आतंकवाद की घटना फैल सकती है। इसलिए तालिबान को कंट्रोल अगर हमें करना है तो मध्य एशिया के साथ हमें बेहतर संबंधों को और मजबूत बनाना होगा। तो इसलिए मध्य एशिया की ज़रूरत है। बाकी मध्य एशिया के साथ तो हमारे ऐतिहासिक रिलेशन है। हमारे देश में कई सारे जो रूलर हुए हैं वो मध्य एशिया के देश से आए। तो इसलिए मध्य एशिया भारत के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा। HAL ने BEL के साथ किया 2400 करोड़ रुपए का समझौता। ये बहुत बड़ा समझौता है जो एक कंपनी ने दूसरे कंपनी के साथ किया है, राइट। तो इसको एक बार आप लोग देख लेना। नए कृषि विधेयक से किसानों द्वारा की गई आपत्ति का प्रावधान हटाया गया। देखो नया कृषि जो बिजली बिल आया उसमें उससे पहले प्रोविज़न ये था कि जो किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी जो है, पहले क्या था कि उसको डिस्कॉम कंपनी को देता, लेकिन इसकी बाध्यता को अब समाप्त कर दिया गया नया बिजली विधेयक में। तो पुराना विधेयक में क्या था, जो विधेयक आने वाला था उसमें प्रोविज़न था कि डायरेक्टली हम डिस्कॉम कंपनी को दे देंगे सब्सिडी, लेकिन अब ये इसको बाध्यता को हटा करके डायरेक्टली डिस्कॉम कंपनी को ना दे करके ये जो है किसानों को भी डायरेक्टली दिया जा सकता है। अस्पताल में जल्द होगा नवजात शिशुओं का आधार पंजीकरण। ये भी काफ़ी अच्छा न्यूज़ है कि अस्पताल में जो है, चूँकि भारत में तो बच्चे जन्म ले ही रहे हैं, प्रत्येक दिन लाखों बच्चे जन्म ले रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में उनका भी आधार कार्ड होना चाहिए। इसके लिए अस्पताल परिसर में व्यवस्था किया जाएगा ताकि बच्चे जो जन्म लेंगे उसका डायरेक्टली आधार कार्ड वहीं पे बन जाए। देखो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। प्रत्येक ब्लॉक में बनेंगे कम से कम 2 आदर्श स्कूल की स्थापना कम से कम प्रत्येक ब्लॉक में किया जाएगा। बाकी इसको पढ़ लेना आप लोग। देखो यहाँ पे चर्चा किया हुआ है चुनाव आयोग के बारे में। चुनाव आयोग न्यूज़ कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको जाकर के जब न्यूज़ इस तरह कभी हो चुनाव आयोग के बारे में या किसी अन्य आयोग के बारे में, तो आपको पढ़ना चाहिए आपके स्टैटिक पोर्शन से। हमेशा कोशिश करो कि न्यूज़ को अपने स्टैटिक पोर्शन से कोरिलेट करके पढ़ने का।
अदरवाइज न्यूज़ आपके लिए बोरिंग हो जाएगा। लेकिन जब आपको इसको कोरिलेट करके अपने स्टैटिक पोर्शन से पढ़ोगे, उसके बाद न्यूज़ आपके लिए स्ट्रांग हो जाएगा या इंटरेस्टिंग हो जाएगा। जैसे मान लो आज चुनाव आयोग के बारे में डिस्कस है, तो आपको कुछ नहीं करना, आप एक नोटबुक में लिख लो कि मुझे जो है चुनाव आयोग के बारे में पढ़ना है, और लक्ष्मीकांत के बुक में दिया हुआ एक पूरा पेज डेडिकेटेड है चुनाव आयोग के बारे में, जाकर के आपको चुनाव आयोग के बारे में लक्ष्मीकांत के बुक से पढ़ लेना। तो इस तरह से कोशिश करो आप कि जो आपके स्टैटिक पोर्शन है और जो डायनेमिक पोर्शन है, पेपर आपका डायनेमिक पोर्शन हो गया, स्टैटिक पोर्शन हो गया आपके लक्ष्मीकांत की बुक, तो डायनेमिक पोर्शन को स्टैटिक पोर्शन से कोरिलेट करके हमेशा पढ़ना चाहिए। पेपर को हमेशा स्टैटिक पोर्शन से कोरिलेट करके पढ़ना चाहिए। चुनाव आयोग का जिक्र है तो चुनाव आयोग के बारे में जाकर के आज आपको पढ़ लेना चाहिए। इसी तरह से शारदा अधिनियम का डिस्कस अगर आज है मान लो, तो शारदा अधिनियम का जो बैकग्राउंड क्या है आज जाकर के आप पढ़ लोगे, आपको स्पेक्ट्रम की बुक में मिल जाएगा। इसको भी एक बार आप लोग देख सकते हैं। महिलाओं की न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष से बढ़ा करके 21 वर्ष क्यों किया जा रहा है, उसी के बारे में कुछ यहाँ पे तथ्य दिया हो गया। देखो एक रिपोर्ट जारी किया गया है, इस रिपोर्ट को नीति आयोग के जो नीति आयोग बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष है विवेक देवरा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, स्टेट पीसीएस में मैं देख रहा हूँ या वनडे एग्जाम में भी मैं देख रहा हूँ, कई बार क्वेश्चन पूछा है कि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो विवेक देवरा। तो विवेक देवरा के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया जिसका नाम है आधारभूत साक्षरता और गणना पर सूचकांक। इस रिपोर्ट में वेस्ट बंगाल को पहला स्थान दिया गया जो बड़े राज्य में है, और बिहार को अंतिम स्थान दिया गया। तो बिहार हमेशा की तरह इसमें नीचे से टॉप किया है, ये कोई नई बात नहीं है बिहार के लिए। भारतीय सैन्य इतिहास में 1971 का युद्ध स्वर्णिम अध्याय। देखो बांग्लादेश को जब मुझे डिस्कस करना था, एक सेपरेट वीडियो बना करके डिस्कस करना था, लेकिन मेरे पास समय नहीं मिल रहा है एक्चुअली कि एक सेपरेट वीडियो बना करके डिस्कस कर दूं। तो इसी वीडियो में मैं डिस्कस कर दूंगा बांग्लादेश इंडिया रिलेशन पे, एक कॉन्क्रीट एनालिसिस कर दूंगा, एक कॉन्क्रीट नोट भी आपके पास हो जाएगा और आपको बेसिक इशू समझ में आएगा आपको। देखो 2021 इंपॉर्टेंट क्यों है? 2021 इंपॉर्टेंट इसलिए है कि 1971 में इसी वर्ष बांग्लादेश को मुक्ति मिला था और 16 दिसंबर को ही बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, इसलिए 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में हम लोग मनाते थे, क्योंकि इसी दिन जो पाकिस्तानी जनरल थे उस समय में नियाजी ने हस्ताक्षर किया था, सरेंडर एग्रीमेंट साइन किया था। तो इसलिए 2021 इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी है 2021 में, 1921 में उनका जन्म हुआ था। इस तरह से 100 वर्ष कंप्लीट हो रहा है 2021 में। जो शेख मुजीबुर रहमान है बांग्लादेश के राष्ट्रपिता है। जिस तरह से भारत के राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी, उसी तरह से बांग्लादेश के राष्ट्रपिता है शेख मुजीबुर रहमान। तो शेख मुजीबुर रहमान का जो है जन्म शताब्दी है। भारत बांग्लादेश संबंधों को लेकर के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, राजनयिक संबंधों को लेकर के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, और बांग्लादेश की स्थापना भी इसी वर्ष हुई थी। इसी कारण 2021 का वर्ष काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी महत्ता इस रूप में भी देख सकते हैं कि इसी वर्ष जो है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर और हमारे देश के राष्ट्रपति दोनों की विजिट बांग्लादेश हुई है। लगभग रेयर होता है कि एक ही वर्ष में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही किसी देश का विजिट करने पे जाएं। प्रधानमंत्री की यात्रा कब हुई थी? 24 मार्च को हुई थी। अब देखो 24 मार्च इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो ये सब जो डेट में चर्चा करूं, ये डेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 24 मार्च 1971 ये डेट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी दिन जो है बांग्लादेश में क्राइसिस स्टार्ट हो गया था। बांग्लादेश में मूवमेंट को लेकर के आंदोलन स्टार्ट हो गया था। आंदोलन शुरू हुआ था 24 मार्च से ही आंदोलन शुरू हुआ था। और जो है भारत जो है काफ़ी लेट पार्टिसिपेट किया था। भारत जो है इस युद्ध में शामिल हुआ था 3 दिसंबर को। तो पहले तो बांग्लादेश के लोगों ने आंदोलन करना शुरू किया था 24 मार्च 1971 से। 3 दिसंबर को भारत शामिल हुआ था युद्ध में, और 16 दिसंबर को फाइनल रिजल्ट आ गया, भारत की जीत हो गई थी, बांग्लादेश नया देश के रूप में स्थापित हो गया था। 24 मार्च इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर आप पढ़ोगे असम समझौता 1985 में हुआ था। असम एकॉर्ड 1985 में हुआ था। असम समझौता के बारे में पढ़ना है। असम समझौता जुड़ा हुआ किससे? एनआरसी से जुड़ा हुआ।
अगर एनआरसी को आपको पढ़ना है, एनआरसी को समझना है, तो असम समझौता को समझना होगा। असम समझौता राजीव गांधी के समय हुआ था 1985 में, और असम समझौता और एनआरसी दोनों में ये प्रोविजन किया गया है कि जो दोनों में ये प्रोविजन, एनआरसी नहीं सीए है आई थिंक, एक सेकेंड, नहीं एनआरसी ही है बेसिकली। एक बार मैं चेक कर रहा था कि क्या एनआरसी है या सीए है, नहीं एनआरसी है। एनआरसी में बेसिकली ये प्रोविजन किया गया था, एनआरसी काफ़ी चर्चा रहा है पिछले कुछ वर्षों से। एनआरसी में ये प्रोविजन किया गया था कि 24 मार्च 1971 से पहले जो व्यक्ति भारत आ चुके हैं बांग्लादेश से, वो भारत के नागरिक होंगे, लेकिन 24 मार्च 1971 के बाद अगर कोई व्यक्ति बांग्लादेश से भारत आएंगे तो वो भारत के नागरिक नहीं होंगे। ये बात चर्चा किया गया था असम एकॉर्ड में, और ये एनआरसी में भी चर्चा किया गया। तो 24 मार्च का डेट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी दिन बांग्लादेश में जो है बांग्लादेश में विद्रोह की घटना शुरू हो गई थी, राइट। बांग्लादेश में जब विद्रोह की घटना शुरू हो गई थी, काफ़ी लोगों का पलायन भारत में होना शुरू हो गया था, इसलिए 24 मार्च भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है। और इसी दिन 24 मार्च 2021 को प्राइम मिनिस्टर मोदी की यात्रा होती है बांग्लादेश में, और 16 दिसंबर को जब विजय दिवस मनाया जाता है, उस समय में राष्ट्रपति की यात्रा होती है बांग्लादेश में। अब देखो संबंधों का सकारात्मक पक्ष क्या है, हम पॉजिटिव पर्सपेक्टिव देखेंगे और निगेटिव पर्सपेक्टिव देखेंगे। किसी भी न्यूज़ को अगर आप पढ़ते हैं या किसी मेंस पर्सपेक्टिव से किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को आपको देखना चाहिए। पॉजिटिव क्या है कि पूर्वोत्तर भारत के साथ हमारी संबद्धता है, जलमार्ग से लगभग 7 राज्य जुड़े हुए हैं, तो पूर्वोत्तर राज्यों को हमें जोड़ना है, तो हमें बांग्लादेश के साथ संबंध इंप्रूव करना होगा। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ त्रिपुरा का, अगर हमें मान लेते हैं कि कलकत्ता से त्रिपुरा जाना है, तो इस तरह से घूम के जाना होगा, यहाँ पे त्रिपुरा तो लगभग 1500 या 1600 किलोमीटर त्रिपुरा अगर घूम के हम जाएंगे तो। लेकिन अगर डायरेक्टली बांग्लादेश के माध्यम से त्रिपुरा जाएंगे तो लगभग 600 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो हमारे लिए बांग्लादेश की इंपॉर्टेंस इसलिए है कि हमें पूर्वोत्तर के साथ कनेक्टिविटी बनाना है, पूर्वोत्तर के राज्य को हमें जोड़ कर रखना है, तो इसलिए हमें बांग्लादेश की आवश्यकता है। दक्षिण पूर्व एशिया के सेतु के रूप में बांग्लादेश काम करता है। हमें आसियान के साथ संबंध इंप्रूव करना है, हमें दक्षिण पूर्व एशिया के साथ संबंध इंप्रूव करना है, तो हमें बांग्लादेश की आवश्यकता है। इसलिए आप देखोगे बिम्स्टेक का भी पार्ट है, बिम्स्टेक का पार्ट है, सार्क का पार्ट, दोनों का पार्ट है बांग्लादेश। बिम्स्टेक और सार्क दोनों का पार्ट है बांग्लादेश। दक्षिण एशिया को क्षेत्रीय शक्ति के रूप में सुदृढ़ करने के लिए भी सार्क की आवश्यकता है, और सार्क और बिम्स्टेक दोनों का पार्ट है बांग्लादेश। सैन्य सहयोग, प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश सरकार ने अपनी सीमाओं से भारत विरोधी उग्रवादी तत्वों को समाप्त करने का कार्य किया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत बांग्लादेश सीमा में सबसे महत्वपूर्ण शांति क्षेत्र के रूप में एक बन गया है। तो अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री जो है बांग्लादेश के, वो कार्य कर रहे हैं कि किस तरह से बांग्लादेश और भारत के बीच में जो है शांति स्थापित हो। कई सारे जो उग्रवादी तत्व हैं उनको शांत करने का कोशिश किया जाए, उनको समाप्त करने का कोशिश किया जाए। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी की यात्रा हो रही थी बांग्लादेश, तो आपने देखा होगा कि किस तरह से कुछ उग्रवादी संगठन बांग्लादेश में जो है किस तरह से विद्रोह कर रहे थे। तो उसे शांत करने की जिम्मेदारी वर्तमान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की है, और वो लगातार इस पर काम कर रही है। साथ ही साथ हमें समुद्री मार्ग से सुरक्षा चाहिए, तो हमें बांग्लादेश की आवश्यकता हो। जैसे आपने देखा होगा कि मुंबई में जो है आतंकवादी हमला हुआ था 2008 में, तो समुद्री मार्ग से भारत में इन किया था। तो हो सकता है समुद्री मार्ग से कोई बांग्लादेश में इन करे और भारत में इन कर जाए फिर, तो इसलिए हमें बांग्लादेश की आवश्यकता है। आतंकवाद की मुकाबला करने के लिए, कट्टरता को रोकने के लिए हमें बांग्लादेश की आवश्यकता है, और साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद को नियंत्रित करने के लिए भी हमें बांग्लादेश की आवश्यकता है। इसके अलावा आप देखोगे सैन्य संबंध में कि 26 जनवरी 2021 को जो भारत में परेड हुई थी गणतंत्र दिवस के मौके पे, उस परेड में बांग्लादेश के सैनिक भी शामिल हुए थे। बांग्लादेश की एक टुकड़ी शामिल हुई थी भारत के परेड में। अब देखो चीन को प्रसंतुलित करना, चीन को हमें संतुलित करना, चीन को हमें इनकाउंटर करना, तो भी हमें बांग्लादेश की आवश्यकता है। द्विपक्षीय व्यापार को अगर आप देखोगे तो भारत जो है सबसे अधिक व्यापार जो है दक्षिण एशियाई देश में बांग्लादेश के साथ करता है। और एक अन्य महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको देता हूं, अगर आप इस बार का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे या बजट या इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो ट्रेड सरप्लस की स्थिति है विश्व में, हम जिसके साथ पॉजिटिव में ट्रेड करते हैं, यहाँ जहाँ से हमें ट्रेड में फ़ायदा होता है, उसमें पहला नंबर पर आता है यूएसए और दूसरा नंबर पर ही आता है बांग्लादेश।
यानी बांग्लादेश वो देश है जिसके साथ हम ट्रेड करके काफ़ी फ़ायदा में होते हैं। यूएसए से सबसे अधिक हमको प्रॉफिट होता है, उसके बाद हमें बांग्लादेश से ही प्रॉफिट होता है। ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र में काम करना है, यानी समुद्र में मिलकर काम करना है, इसलिए भी हमें बांग्लादेश की आवश्यकता है। इसके साथ आपने सुना होगा कि लैंड भूमि एग्रीमेंट भी साइन हुआ, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट साइन हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच में। जमीन का जो मुद्दा था 2015 में आपसी सहमति के आधार पर जमीन के मुद्दे को सॉल्व किया गया। भारत में एक संविधान संशोधन इसके लिए पारित किया गया था, 100वां संविधान संशोधन पारित किया गया था बांग्लादेश के साथ हमें जो है लैंड बॉर्डरी एग्रीमेंट को साइन करने के लिए या इस समझौते को क्रियान्वित करने के लिए हमने बांग्लादेश के साथ 100वां संविधान संशोधन साइन किया था। अब देखो व्यापार संबंध में हमारा काफ़ी स्ट्रांग है। $9.21 बिलियन का हम निर्यात करते हैं और आयात करते हैं सिर्फ $1.04 बिलियन का। तो $9 बिलियन का निर्यात करते हैं, $1 बिलियन का आयात करते हैं, मतलब $8 बिलियन भारत जो है व्यापार सरप्लस की स्थिति में बांग्लादेश के साथ। विकास के क्षेत्र में दोनों देश मिलकर काम कर रहा है। हम $8 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया हमने बांग्लादेश को, राइट। कनेक्टिविटी के लिए दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। BBIN एग्रीमेंट आप देखोगे, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल रोड का जो निर्माण हो रहा है, लगभग इस रोड के निर्माण में भी हम बांग्लादेश की मदद कर रहे हैं या बांग्लादेश के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसी तरह से आप देखोगे कलकत्ता अगरतला के बीच में जो सीधी बस सेवा है, यानी कलकत्ता से सीधे हम अगरतला जाएं, इसके लिए भी हम बांग्लादेश के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और कई अन्य सेक्टर में मिलकर काम कर रहे हैं। मसलन अगर आप देखोगे 2020 में, तो विश्व के देशों में सबसे अधिक पर्यटक जो है बांग्लादेश से इंडिया में आया। तो विश्व के देशों में सबसे अधिक पर्यटक जो है बांग्लादेश से इंडिया में आया है। तो इस तरह से टूरिज्म के सेक्टर में भी बांग्लादेश के साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं, हमारा सकारात्मक संबंध है वहाँ पे। अब देखो कुछ चुनौती क्या है। पहला चुनौती था नदी विवाद। भारत और बांग्लादेश के बीच में छोटी मोटी बड़ी नदी मिलाकर के 54 नदी बहती है। तीस्ता नदी विवाद आपने सुना होगा। इसी तरह से फेनी नदी पे भी विवाद है। तो कुछ नदी विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच में है। अवैध प्रवासन को लेकर के है, बांग्लादेश से अभी भी घुसपैठ की घटना हो रही है। काफ़ी आतंकवादी या घुसपैठ में कई सारे लोग जो है इंडिया में आ जाते हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा कुछ दिन पहले कि BSF ने एक व्यक्ति को पकड़ा था जो बांग्लादेश से इंडिया में इंटर कर रहा था और वो व्यक्ति चीन का घुसपैठ था, चीन का जासूस था, चीनी व्यक्ति था। तो इस तरह से घुसपैठ की घटना भी हो रही है। NRC का मुद्दा है, CA का मुद्दा है। CA और NRC दोनों की मुद्दा है वर्तमान में। ये भी इशू है बांग्लादेश और इंडिया के बीच में। सीमा प्रबंधन को लेकर के चुनौती है और चीनी फैक्टर को लेकर के भी दोनों देशों के बीच में चुनौती है। तो ये सारा का सारा इशू है बांग्लादेश और इंडिया के बीच में। बाकी कई सारे अन्य पर्सपेक्टिव है, लेकिन ये जो बेसिक पर्सपेक्टिव है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उभरते बाजारों के लिए चुनौती है क्रिप्टो करेंसी पूरे विश्व के लिए आज चुनौती है। देखो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस न्यूज़ में है कि आधार से केंद्र सरकार को बचे 2.25 लाख करोड़ रुपया। तो जब भी आपको आधार का कुछ पॉजिटिव पॉइंट लिखना हो या हमारे देश में जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, डिजिटलाइजेशन का कुछ पॉजिटिव पॉइंट लिखना हो, तो आप इसको जरूर कोट करना कि आधार कार्ड के माध्यम से सरकार को 2.25 लाख करोड़ रुपये, 2,25,000 करोड़ रुपये सरकार को बचे हैं। क्यों? क्योंकि जो है मान लो केंद्र सरकार किसी को पैसा देती है, तो ऐसे कंडीशन में आधार कार्ड अगर हो गया तो फर्जी जो उपभोक्ता है या फर्जी जो यूजर है उसकी पहचान हो रही है, फर्जी व्यक्ति की पहचान हो रही है। तो ऐसे कंडीशन में चूंकि फर्जी की पहचान हो रही है, इसलिए 2.25 लाख करोड़ के आसपास आधार से प्रॉफिट हो रहा है। तो जब भी आपको डिजिटलाइजेशन का फ़ायदा लिखना हो, आधार का फ़ायदा लिखना हो मेंस पर्सपेक्टिव से, इसको जरूर आप लोग कोट करना कि आधार के आने से। और ये मुझे याद है कि सूचना और प्रसारण मंत्री या इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री हमारे देश के जो थे, रविशंकर प्रसाद जी पहले जो थे, उन्होंने भी इस पर स्टेटमेंट दिया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। बाकी एक बार इसको भी आप लोग पढ़ लेना। देखो बस मुझे एक पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना है। 2 तरह का खर्च होता है, एक तो राजस्व खर्च होता है, एक पूंजीगत खर्च होता है। क्या होता है राजस्व खर्च, क्या होता है पूंजीगत खर्च? आपने सुना होगा रेवेन्यू डेफिसिट, जिसे राजस्व खर्च बोलते हैं। तो राजस्व खर्च में सरकार उन जगह पे खर्च करती है
जहाँ पे सरकार को रिटर्न होने की उम्मीद नहीं होती है। मसलन सरकार मान लो स्वास्थ्य पे खर्च कर रही है, या सरकार मान लेते हैं कि कृषि कल्याण योजना पे खर्च कर रही है, कृषि मानधन योजना के तहत सरकार किसानों को 2,000 रुपये दे रही है, तो क्या वो पैसा सरकार को रिटर्न होगा? तो नहीं रिटर्न होगा। तो इसलिए उसे राजस्व खर्च कहते हैं। कोरोना महामारी के समय में सबसे अधिक राजस्व खर्च हुआ था। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? पूंजीगत खर्च क्या होता है? सरकार जहाँ पैसा खर्च करती है उसके बाद सरकार को रिटर्न होने की उम्मीद होती है। जैसे मान लो सरकार कोई एयरपोर्ट बना रहा है तो सरकार को उससे पैसा रिटर्न हो जाएगा। सरकार अगर कोई रोड बना रहा तो रोड से टोल टैक्स के माध्यम से सरकार को पैसा रिटर्न हो जाएगा। तो जहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए सरकार पैसा खर्च करती है तो उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा गया, या सरकार को जहाँ से पैसा रिटर्न होने की उम्मीद होती है उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा गया। बाकी ये तीनों को एक बार पढ़ लेना। देखो एडिटोरियल में एक एडिटोरियल एक बार वन टाइम इसको देख सकते हैं, और ये एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक इंपॉर्टेंट ये है, लेकिन मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आज 45 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। मेरी कोशिश होती है कि 30 मिनट में मैं डिस्कस कर दूँ, लेकिन न्यूज़ काफ़ी अधिक था, तो इसको एक बार आप लोग पढ़ लेना। क्रिप्टो करेंसी पे एडिटोरियल है। इंदौर ने कार्बन क्रेडिट से करोड़ों रुपए कमाए, अब दूसरे राज्य को सिखाएंगे। देखो कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझना होगा तो क्योटो प्रोटोकॉल में आपको जाना होगा। क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 1997 में, यूएनएफसीसी कॉप 3 में हुआ था। कॉप 3 में हुआ था 1997 में, जापान के क्योटो में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। इसमें ही कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट आया। कार्बन क्रेडिट मतलब क्या होता है कि हम कार्बन क्रेडिट करेंगे। कार्बन क्रेडिट मतलब पेड़ पौधा अधिक लगाएंगे मान लेते हैं, राइट, या कार्बन को सोखने की कुछ हम ये करेंगे, जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड है या कार्बन है उसको हम एब्जॉर्ब करेंगे, अधिक से अधिक पेड़ पौधा लगाएंगे, तो कार्बन जो हम जितना सरप्लस क्रिएट करेंगे, राइट, कार्बन जितना हम क्रेडिट करेंगे, सिर्फ सरप्लस क्रिएट करेंगे, उसे कार्बन क्रेडिट कहा गया। अच्छा, उसको बेचने का भी कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लो क्योटो प्रोटोकॉल में क्या चर्चा किया गया था कि अगर हम कार्बन, कोई देश कार्बन इमिशन कम करता है या कार्बन क्रेडिट अगर वो किसी दूसरे को देश को दे देता है तो वैसे कंडीशन में वो देश उस देश को पैसा देंगे। जैसे क्या हुआ कि विकसित देश, मान लो कई सारे विकसित देश है जो बोल रहा है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना, आज हम कार्बन इमिशन कम नहीं कर सकते हैं। एक मान लेते हैं कि अमेरिका इंडिया को बोलता है कि एक काम करो, हम आपको पैसा देते हैं, आप कार्बन क्रेडिट क्रिएट करो, आप अपने यहाँ कार्बन कम करो, तो मेरे बिहाफ में जो मुझे कार्बन कम करना चाहिए उतना कार्बन आप कम कर दो, इसका हम आपसे वो क्रेडिट परचेज कर लेंगे और हम आपको पैसा दे देंगे। इसी तरह का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है जो क्योटो प्रोटोकॉल में दिया गया था। यानी हम जो है अभी अनेबल हैं, हम अभी जो है कार्बन इमिशन कम नहीं कर सकते हैं, हम आपको पैसा दे देंगे, आप मेरे बिहाफ में कम कर दो, जितना आप कम करोगे उतना पैसा हम दे देंगे, जितना कार्बन क्रेडिट आपकी कम होगी, जितना हम परचेज करेंगे उसको पैसा हम दे देंगे आपको। तो इसी तरह कुछ कॉन्सेप्ट दिया गया है आपको इंदौर में, और इंदौर में जो है कार्बन क्रेडिट 9 करोड़ रुपए में कार्बन क्रेडिट को बेचा है, तो ये भी काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखो इसको भी आप लोग एक बार देख लेना और इसको भी एक बार आप लोग देख लेना। चलिए आज हमारे पास इतना न्यूज़ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ था आज हमारे पास। इतना न्यूज़ था जो आपके मेंस पर्सपेक्टिव से या प्रीलिम्स से या जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ था, उसी का डिस्कस मैं आपके साथ यहाँ पे किया हूँ। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, ओह सॉरी मुझे क्वेश्चन भी डिस्कस करना, राइट, क्वेश्चन डिस्कस करना। अब देखो चूंकि महिलाओं की उम्र, शादी की उम्र बढ़ाने को लेकर के चर्चा है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन पुट अप किया था। शारदा एक्ट आया था 1929 में, और इस एक्ट में महिलाओं की उम्र 14 वर्ष और पुरुष की उम्र जो है वो 18 वर्ष किया गया था। मिनिमम आयु महिलाओं की 14 वर्ष थी और पुरुष का 18 वर्ष था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं शारदा के बारे में दे दूँ। शारदा जो है एक समाज सुधारक थे, हरविलास शारदा। हरविलास शारदा के प्रयास से ही 1929 में शारदा अधिनियम आया था जो 1930 में पारित हुआ था, जहाँ पे महिलाओं की उम्र मिनिमम उम्र 14 वर्ष थी और पुरुष की मिनिमम उम्र 18 वर्ष थी शादी की, राइट। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।